हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियई में आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। जिस एटम को आज हम जानते हैं वो इस तरह से, एटम जो है उसमें हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास जो है फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल दिया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो in Rutherford's experiment, alpha particles were bombarded on a very thin foil and scattering of some of the alpha particles on passing through the gold foil was observed. So outcome of this experiment was discovery of nucleus. तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने जिस चीज की डिस्कवरी की वो था न्यूक्लियस। लेकिन तब तक हमें ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि तब तक सिर्फ ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है और सारे का सारा जो मास है एटम का वो कहां पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसके अलावा रेडियस ऑफ द एटम अगर हम देखें, रेडियस ऑफ द एटम is 10 raised to power 4 times the radius of nucleus। ये भी रदरफोर्ड स्टडी, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट है उसमें ये भी बताया गया। और इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि हम एटम को स्फेरिकल मान के चलते हैं, स्फेरिकल। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो 10 रेज टू पावर 12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा एटम का। सो वॉल्यूम ऑफ एटम is 10 raised to power 12 times the volume of the nucleus। तो इससे हमें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत 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 ही स्मॉल जो स्पेस है एटम में उसकी न्यूक्लियस की है। यानी कि अगर हम एक बहुत बड़ा एक रूम मान लें तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो एक पॉइंट मात्र है। तो इतने कम वॉल्यूम में, इतने कम वॉल्यूम में सारे का सारा मास जो है वो किस तरह से होता है न्यूक्लियस में। So what are the constituents of nucleus and how these particles are held together in this small volume? तो ये पता करने के लिए जो आगे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं जो उन्होंने वर्क किया। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने जिस तरह से उसने न्यूक्लियस के बारे में पता किया, उसी तरह से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की डिस्कवरी का अगर हम क्रेडिट दें तो वो भी किसको जाता है, वो भी रदरफोर्ड को जाता है।
प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं ना जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, तो हमें पता है न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो ये किस तरह से पता चला? जैसे कि अभी आपने देखा कि एंटायर मास of the atom is there in the nucleus। तो अगर देखा जाए मास एंड चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर हम बात करें मास के बारे में, सबसे पहले मास एट एटॉमिक स्केल इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू किलोग्राम। अगर हम किलोग्राम की बात करें तो बिग यूनिट है, ये बहुत बिग यूनिट है। अगर हम इसी यूनिट में एटम को मापे तो ये कन्वीनियंट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मास है एटम का, उसको मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट जो है वो यूनिट यूज होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम बात करें कार्बन के मास की, तो मास ऑफ कार्बन जो है, मास ऑफ कार्बन अगर हम इसका C12 एटम लें, 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन एटम वो है होता है 1.99264 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। तो kilogram cannot be convenient unit to measure the mass at atomic scale as it is too big for this purpose. So we define atomic mass unit। तो atomic mass unit को define कैसे करेंगे? What atomic mass unit, AMU इसको लिखेंगे, which is equal to mass of 1 C12 atom divided by 12। तो ये हमें मिलेगा मास, ये वाला मास हम यहां पे पुट कर दें तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो हमें यहां से मिल गया 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू इन किलोग्राम, विच इज इक्वल टू 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। Now accurate measurement of atomic masses is carried out with the mass spectrometer। Mass spectrometer। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब डिफरेंट एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जब एटॉमिक मास देखा गया तो ये पाया गया कि जिस तरह से हमें पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। तो अगर हम इसका मास देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.007
0.27 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें इसको तो ये बन जाएगा 1.00727 इंटू 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हमने एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन आ गया 1.6762 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी तरह से अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसी तरह से इसको कन्वर्ट करें तो इट विल बी 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो हाइड्रोजन जो है हमें पता है इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का अगर मास देखा जाए तो H12 और H13 ये तीन तरह के एटम्स मिले जो हाइड्रोजन से मिलते जुलते हैं, यानी कि हमें हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स मिले। आइसोटोप्स मींस ऐसे एटम्स, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और अगर हम इनकी पीरियोडिक टेबल में प्लेस देखें तो पीरियोडिक टेबल में इनकी जो प्लेस है वो सेम है। तो हाइड्रोजन की अगर हम ये वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो मास है वो मिला हमें 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम ये वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मिला हमें 2.0141 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें 3.0160 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो फिर मास जो है वो ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के आसपास और एक ही प्रोटॉन होता है। और अब तक हमें पता था कि हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होते। ठीक है, तो यहां से हमें जो पता चला कि अगर मास डिफरेंट आ रहे हैं तो यहां पे आता है कहानी में ट्विस्ट। तो ये एक्स्ट्रा मास किसकी वजह से आ रहा है? पहले ये सोचा गया कि शायद न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन बाद में क्वांटम थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम में न्यूक्लियस के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो दो आइसोटोप्स हैं, अगर आप इसकी बात करो, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, this is called deuterium, and third one is called tritium। तो यहां से पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स ही नहीं होते, ये जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है ये ड्यू टू न्यूट्रॉन्स आ रहा है। और इसके अलावा हमें पता है कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। एटम इज न्यूट्रल इन इट्स ग्राउंड स्टेट।
तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। अगर हम चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर हम प्रोटॉन की बात करें +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इन दोनों का चार्ज सेम होने की वजह से जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स के अलावा, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहां से न्यूट्रॉन जो हैं उनकी डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बाद में जो चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हें क्रेडिट जाता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया। चैडविक ने, जेम्स चैडविक नाम था उनका, 1932 में चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोलियम सोर्स लेके, इस तरह से, ये मान लीजिए कोई पोलियम सोर्स है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, दिस इज रेडियो एक्टिव मटीरियल, पोलोनियम, सॉरी। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय Chadwick in 1932 when he used alpha particles from a radioactive polonium source to bombard बेरिलियम न्यूक्लियाई और बोरोन न्यूक्लियाई और एल्यूमिनियम न्यूक्लियाई। ये सब के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बम्बार्ड किए, इस तरह से। ये मान लीजिए हमारे पास बेरिलियम है। ठीक है, तो जब जब उन्होंने हाई अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम न्यूक्लियाई पे, तो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर फाउंड टू कम आउट फ्रॉम द बेरिलियम। इस तरह से ये रेडिएशंस हैं जो वो निकली, और इन रेडिएशंस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो रख के देखा गया, तो ये देखा गया कि ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन हो रही है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रही है। तो इन्हें नाम दिया गया जो न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रल मींस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को इस तरह से लिखा गया, न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को हीलियम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो यहां पे बेरिलियम, अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ये हमें मिला यहां पे न्यूट्रॉन। तो बाद में इस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है न्यूट्रॉन की।
properties of न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम एटम की पूरी जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले is an elementary particle present in the nuclei of all elements except हाइड्रोजन। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है उसमें जो न्यूट्रॉन है वो नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उनमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। सेकेंड, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज एंड इट्स मास की अगर हम बात करें इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन। Mass of neutron is equal to 1.00866 atomic mass unit, 1.6749 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, अ फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। अगर न्यूट्रॉन को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो अनस्टेबल है। न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, it spontaneously decays into a proton, electron and an antineutrino with a half-life of about 1000 सेकेंड। ये हाफ लाइफ के बारे में हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो यहां अगर हम इसको लिखें इस तरह से, न्यूट्रॉन को तो प्रोटॉन, क्योंकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की तो हम इसको प्रोटॉन को जो इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन प्लस, since proton is basically a hydrogen nucleus, so we represent it as H11 plus electron plus antineutrino plus heat। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल have low ionizing power। इसी तरह से बीइंग न्यूट्रल
Neutrons are not repelled or attracted by the nucleus and the electrons of the atom. Not repelled or attracted by the nucleus and the electrons of an atom. They can easily penetrate heavy nuclei and induce nuclear reaction. जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनके लिए भी न्यूट्रॉन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शंस. नेक्स्ट जो हम बाद में पढ़ेंगे, दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी in many elements. तो ये था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. तो अब हमें पता चल गया कि जो एटम है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों जो चीजें हैं, तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं. तो ये हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है एटम की मिली. और एटम को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास कोई भी जो है एटम है, जो एलिमेंट है, मान लीजिए हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. कोई भी एलिमेंट है, एक्स से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. जेड ए, हियर एक्स इज केमिकल सिंबल ऑफ द chemical symbol of the element. A is atomic mass number, या आप सिंपली इसको मास नंबर भी कह सकते हो. A is mass number, Z is atomic number. तो जैसे कि हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर इक्वल इन एन एटम. तो यहां से अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो A माइनस Z जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा. जिस तरह से मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, लिथियम 37 और लिथियम 36, ये हमारे पास लिथियम के दो आइसोटॉप्स हैं. यहां पे अगर हम
इस आइसोटोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 3, प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 3, और जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 7-3 न्यूट्रॉन्स, वो होंगे 7-3 यानी कि 4। अगर हम ये वाले केस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3, प्रोटॉन जो हैं वो 3, और नंबर ऑफ अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें 6-3 इज इक्वल टू 3। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे आइसोटोप हैं। तो अब हम बारी बारी से इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। व्हाट इज आइसोटोप? तो आइसोटोप अगर हम कहें, द एटम ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number but different mass number are called isotopes। तो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताई दी लिथियम की 3, 6, लिथियम 3, 7। अगर आप गोल्ड की बात करो ना तो गोल्ड के 32 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स 32 आइसोटोप्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम A is equal to 173 to 204। इतने ज्यादा आइसोटोप जो होते हैं वो गोल्ड के केस में होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर आइसोबार्स। तो आइसोबार्स भी देख लेते हैं। द एटम हैविंग द सेम मास नंबर but different atomic number are called isobars। इसमें भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल अगर आप देखो, क्लोरीन की अगर आप एग्जाम्पल लो 37 एंड सल्फर 37, तो यहां पे बोथ हैव A इज इक्वल टू 37। यहां A दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों का डिफरेंट है। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम कैल्शियम 20, 40 एंड आर्गन 1840, इन दोनों का भी अगर आप एटॉमिक मास देखो तो वो सेम है 40 एंड 40। तो ये हो गया आइसोबार। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स द न्यूक्लाइड्स having the same number of neutrons, number of neutrons
are called isotones. अब देखिए आइसोटोन्स में अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्लोरीन 1737 एंड K1939, ये दोनों आइसोटोन्स हैं, क्योंकि इन दोनों के पास अगर आप A-Z करो, A-Z, यहाँ पे भी कितना आएगा 20, यहाँ पे भी अगर आप A-Z करो तो वो कितना आएगा 20. तो बोथ हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये क्या है हमारे पास आइसोटोन्स है. इसी तरह से नेक्स्ट, व्हाट आर आइसोमर्स? These are the nuclei with same atomic number, are the nuclei with same atomic number and mass number, but existing in different energy levels. Energy states या levels. फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूक्लियस की बात करो, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट, और इसी तरह से न्यूक्लियस, आइडेंटिकल न्यूक्लियस इन मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट. तो दीज आर आइसोमर्स. जिस तरह से मान लीजिए ये हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट है. मान लीजिए कोई भी नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में अगर आइडेंटिकल न्यूक्लियस होगा तो ये क्या हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर होता है, पर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में जो है वो लाई करते हैं. तो ये हो गया हमारे पास. अब हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे एक और डेफिनेशन छोटी सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? वैसे तो ये हमने फर्स्ट जो है यूनिट उसमें भी बहुत बार पढ़ा है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है. और ये होता क्या है? एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. एंड इसको अगर हम एनर्जी यूनिट में लें, जाउल, यानी कि वर्क और एनर्जी, इसके यूनिट में अगर हम लें, ये इस तरह से हम इसे लिखते हैं. इसी तरह से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल. ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं. इस तरह से रिलेशन बिटवीन atomic mass unit and million electron volt or mega electron volt.
अब हमें पता है आइंस्टाइंस जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की अगर हम बात करें, ये हमने पढ़ा हुआ है आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसमें M जो है वो मास है हमारे पास। To determine the energy equivalent of one atomic mass unit, we take mass M is equal to one atomic mass unit. हम इसको one atomic mass unit लेते हैं. Here the energy equivalent of mass M और C यहाँ पे क्या है? Velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum. तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था उसकी थ्योरी में, स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में, कि इट इज नेसेसरी टू ट्रीट मास एज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, इट वाज प्रिज्यूम्ड दैट mass and energy were conserved separately in a reaction. However, Einstein showed that mass is another form of energy, यानी कि mass ही एनर्जी के रूप में जो है वो कन्वर्ट होता है। जिस तरह से हम क्रैकर्स जो चलाते हैं, आपने देखा होगा कि वो उसमें से जो क्रैकर्स हैं वो जब जलते हैं तो एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। तो मास किस में कन्वर्ट होता है? मास जो है वो एनर्जी में जो वो कन्वर्ट होता है। तो Einstein showed that mass is another form of energy and one can convert mass energy into other forms of energy, say kinetic energy and vice versa. तो आइंस्टाइंस का जो फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो ये रहा हमारे पास, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए मास जो है हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो C की वैल्यू हमें पता है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें 2.998 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, वैसे हम 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड भी कह देते हैं। तो यहां से अगर हम ये दोनों वैल्यूज E में पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी यहां से E इज इक्वल टू, अगर हम देखें 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2.998 इंटू 10⁻8 स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास जूल में। अब अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये सेम इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए E इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2.998 इंटू 10⁻8 स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से, ये आ गई हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is approximately equal to 931 MeV. So 1 atomic mass unit is equal to 931 MeV। ये हमारे पास आ गई यहां से एटॉमिक मास यूनिट और इसकी वैल्यू एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस से। तो इसके बाद अगर हम देखें, नाउ व्हाट इज, हम डिस्कस करेंगे अब जल्दी जल्दी से दो और छोटी छोटी डेफिनेशंस।
one is nuclear size. अब हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम इसके साइज के बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियस कैन बी कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। So by performing scattering experiments using high energy electrons, we can determine its radius accurately. So experimental observations show that the volume of nucleus is directly proportional to its mass number. अगर हमारे पास R जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, radius of nucleus having, मान लीजिए मास नंबर A, then 4/3 pi r cube is proportional to एटॉमिक मास नंबर, यानी कि जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हमारे पास R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴. Thus, the radius R of a nucleus is proportional to the cube root of its mass number. The value of constant R0 जो है वो डिपेंड करती है on the nature of probe particles, की particles कौन से हैं। तो फॉर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, फॉर इलेक्ट्रॉन्स R0 जो है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स के बराबर है जो वो होता है। तो यहां से हमें पता चल गया साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसी तरह से अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी, तो सीधा सीधा अब हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो यहां से न्यूक्लियर डेंसिटी जो होगी वो मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर हम मान ले A बी द मास नंबर एंड R बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जैसे हमने पहले माना, इफ स्मॉल m इज द एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मीन्स न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो अगर हम मान लें कि स्मॉल m जो है, स्मॉल m इज द average mass of a nucleon, then हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू A, क्योंकि A हमने माना मास नंबर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया m इंटू A, और जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। अभी अभी हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हम यहाँ पे भर देते हैं, 4/3 पाई R0 A 1/3 इसका भी क्यूब।
तो यहां से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ गया 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे। तो यहां से हमारे पास जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये आ गई हमारे पास MA डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R नोट क्यूब इंटू A, which is equal to 3m by 4 pi R naught cube. Clearly the nuclear density is independent of mass number. अगर आप इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे मास नंबर नहीं है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर A और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब साइज और एटॉमिक मास नंबर जो है उससे उस पर डिपेंड नहीं करती डेंसिटी। और अगर हम मास स्मॉल m की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और R नोड की जो वैल्यू है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर लें, तो हमारे पास न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो आ जाएगी 2.30 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। तो आज हमने कॉम्पोजिशन ऑफ जो है वो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, और न्यूक्लियस जो उसका साइज और न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।